हेलो एवरीवन। हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स में 9 फरवरी के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे पहले टॉपिक से। ओके, जो हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज अबाउट इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी जो है वो मलेशिया के विजिट पे थे। ओके, तो मलेशिया के विजिट पे थे एंड कुछ चीज़ें साइन हुई, कुछ डील साइन हुए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में जो डील साइन हुए वो कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे न्यूज़ का, एंड साथ में हम लोग देखेंगे कि इंडिया मलेशिया ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे। ओके, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट था अभी, ओके, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे एंड जॉइंट स्टेटमेंट जो है इसमें साइन किया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग अ शेयर्ड कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी। सी दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, ये टॉपिक्स कहाँ फॉल करता है? ये टॉपिक्स फॉल करेगा आपको GS2 के IR में, IR इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, ये प्रीलिम्स में भी आपको कुछ कुछ पूछा जाता है इसमें, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पूछा जाता है। एंड मेंस में जब आप लिखोगे इसके टॉपिक्स को तो IR इज अ टॉपिक जहाँ पे आपको कीवर्ड्स बहुत यूज़ करना होगा। ओके, कीवर्ड आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। सो दीज आर द कीवर्ड कि रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी। ओके, इस तरीके के कीवर्ड्स पे हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, so this is the context. India Malaysia diplomatic relation were elevated to what level? Comprehensive strategic partnership. Okay, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होता है ना उसका डिफरेंट लेवल्स होता है, तो ये एक रिलेटिवली हायर लेवल है, इससे भी हाई लेवल्स होता है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का। ओके, सो दिस इज कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे। इससे आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि इंडिया मलेशिया के रिलेशनशिप को कहाँ किस स्टेटस पे जो है आपको ये किया गया, एलिवेट किया गया, तो आप बोलोगे कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे इंडिया मलेशिया के रिलेशनशिप को एलिवेट किया गया। ओके, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में बात हुई, डील में क्या क्या बात हुआ है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ओके, डिफेंस कोऑपरेशन। ओके, तो क्या बात हुई, एक ग्रुप बनाया गया है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वर्किंग ग्रुप, सॉग जो भी बोल लो आप, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वर्किंग ग्रुप है। ओके, ये क्या है? ये दोनों कंट्री है ना, दोनों कंट्री के जो हाई लेवल मेंबर्स होंगे वो बैठेंगे, एंड हाई लेवल मेंबर्स जो होंगे दोनों तरफ से वो बैठेंगे एंड डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजिक नीड्स। स्ट्रेटेजिक आप समझो कि एक टर्म है, एक जनरल टर्म है, ठीक है, डिप्लोमेसी में बहुत यूज़ किया जाता है। ओके, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है कि जो दोनों का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा इस बारे में बात होगी। ओके, तो ये एक ग्रुप साइन जो है, एक ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया है जो स्ट्रेटेजिक नीड्स पे बात करेगा। साथ में डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात की गई है, किसके थ्रू? सुखोई 30 सुखोई 30 फोरम के बारे में। ठीक है, सुखोई 30 क्या है? इंडियन एयरफोर्स का ना, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है। ओके, इट इज़ द फाइटर जेट। ओके, तो जो है सुखोई 30 के भी का भी एक फोरम इस्टेब्लिश किया गया है ताकि उसका जो मेंटेनेंस फंक्शन है, उसका जो टेक्निकल और भी चीज़ें टेक्निकल की जो भी हैं उसके लिए एक जो है दोनों ग्रुप का जो है एक टेक्निकल मेंबर्स क्रिएट हो जाए, एक ग्रुप क्रिएट हो जाए जो उसकी टेक्निकलिटीज़ पे डील करे, ताकि इंडिया और मलेशिया का जो डिपेंडेंस है इसके मेंटेनेंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए, इसके लिए उस पर डिपेंडेंस जो है बाहर की कंट्रीज पे कम रहे। ओके, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है। आपको सिंपली याद रखना है कि क्या ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया, तो एक SAWG किया गया और सुखोई 30 का एक फोरम इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। साथ में और क्या बात की गई? बात किया गया कि इंडिया और मलेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। ओके, उसका 5th एडिशन जो है भी कंडक्ट फिर से किया जाएगा, उसका नाम है हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति वेरी डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको ये प्रीलिम्स में। ओके, इस तरीके के जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होता है ना वो आपको पूछा जाता है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हो। ओके, जब आप डिफेंस पार्टनरशिप की बात करोगे तो कह सकते हो कि द आर्मी ऑफ द टू कंट्री, द मिलिट्रीज ऑफ द टू कंट्री हेल्ड रेगुलर जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेज हेल्ड करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, और क्या बात हुई? ओवरऑल क्या बात हुई? कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज वन सच कंट्री जो कि लगातार परसिस्टेंटली जो है वो टेररिज्म का हमेशा से एक विक्टिम रहा है। ओके, द टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिज्म।
ओके, ये कॉन्टेक्स्ट था एंड क्या क्या चीज़ ओवरऑल बात की गई है इस बारे में। ओके, तो ये था। ओके, और क्या बात हुई है, एनर्जी एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन के भी बारे में कुछ बात हुआ है। क्या बात हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ मलेशियन कंपनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सोलर एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। ठीक है, इंडिया के सोलर एनर्जी सेक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, सी दीज आर व्हाट, ये दोनों क्या है, ये दोनों आप समझ लो कि ये दोनों क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी है। इंडिया का टारगेट है कि इंडिया का टारगेट है कि जो इंडिया 50% जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसके बाद जो 500 गीगावाट बाय 2030, ये सारे टारगेट बाय 2030 के हैं। ओके, बाय 2030 500 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा। ओके, और इसमें जो 50% है वो कहाँ से आना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस बाय 2030 इज टू हैव टू कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, ये सारी बातें कहाँ पे इंडिया ने बोली है, इंडिया ने ये सारी बातें बोली है। ओके, ये बोला है इंडिया ने किसमें, पंच अमृत टारगेट में। ओके, एक टारगेट है इंडिया का, इसको हम लोग पंच अमृत, ठीक है, मतलब 5 टारगेट्स, पंच 5। ओके, टारगेट्स कहाँ पे ये इंडिया ने डिक्लेयर किया था, तो ग्लासगो समिट है, ग्लासगो समिट, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक यूएन की बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज से पूरा का पूरा डील करता है। ओके, इसका हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसको हम लोग COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका जो COP 26 था, ओके, कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ओके, ग्लासगो में हुआ था। यहां पे इंडिया ने पंचअमृत टारगेट को लॉन्च किया था, पंचअमृत टारगेट को लॉन्च किया था। इस पंचअमृत टारगेट में हमारा 5 टारगेट है, जिसमें कि 2 टारगेट मैंने बताया कि 500 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, एंड 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ओके, सो आप कह सकते हो कि दिस इज इन लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स अ ग्रीन इकोनॉमी, टुवर्ड्स अ ग्रीन फ्यूचर। ओके, टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ ऑल्सो। ओके, ये सारी बातें की जा सकती है। तो ओके, मलेशियन कंपनीज है, उनका जो है इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के सोलर एनर्जी सेक्टर में, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में। क्यों इन दोनों सेक्टर का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप देखो कि सोलर एनर्जी जो है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, PV मॉड्यूल चाहिए होता है। ओके, आपने देखा होगा ना, वो जो छत पे जो लगा हुआ होता है, सोलर एनर्जी का जो छत पे लगा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, PV मॉड्यूल कहते हैं। ओके, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल जो होता है वो। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडिया प्रोड्यूस बहुत कम करता है। ओके, बहुत कम इंडिया प्रोड्यूस करता है इसको। मोस्टली हम लोग इसको कहाँ से लाते हैं, चाइना से लाते हैं, मोस्टली हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है, चाइना बहुत अनरिलायबल है, चाइना बहुत अनरिलायबल है। डिप्लोमेसी में आप एक टर्म सुनोगे कि चाइना क्या यूज़ करता है, चाइना सप्लाई चेन वॉरफेयर यूज़ करता है, सप्लाई चेन वॉरफेयर कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कि जिस दिन चाइना का मन होगा, ठीक है, कि अगर चाइना को लगेगा कि इट वांट्स टू आर्म ट्विस्ट इंडिया, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं अब आपको जो है ये सप्लाई नहीं करूंगा, PV मॉड्यूल सप्लाई नहीं करूंगा। सो हो सकता है कि ये सिनेरियो हो पाए, पहले भी हो चुका है, चाइना ने एक बार जो है आपको लिथियम सप्लाई करने से मना कर दिया था, एंड पूरी के पूरे वर्ल्ड की लिथियम और सिलिकॉन को जो के लिए पहले कर चुका है। तो इसके कारण क्या हुआ है, सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड की डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस तरीके का सिनेरियो PV मॉड्यूल के लिए भी नहीं आए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए एक आप इनिशिएटिव्स का नाम सुनोगे, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इस तरीके के इनिशिएटिव्स आते रहते हैं। क्यों, ताकि डाइवर्सिफाई कर पाए। इसको हम लोग डिप्लोमेसी में एक टर्म यूज करते हैं, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट है, मैं ये जो आपको टर्म्स बता रहा हूं ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन वॉरफेयर, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ओके, इस तरीके की चीजें की जा रही है। व्हाई, बिकॉज चाइना इज क्वाइट अनरिलायबल, काफी अनरिलायबल है वो इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जो है ये सारी चीजें क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन करने का तरीका है कि हमारा पूरा का पूरा डिपेंडेंस एक कंट्री के ऊपर नहीं रहे। ओके, सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो हम लोग ये साइन किए एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन के लिए। जो पहला चीज़ क्या है, सोलर एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोगों का कोऑपरेशन साइन हुआ है। उसके अलावा क्या, नेट जीरो एमिशन, इंडिया ने क्या बोला कि हम लोग जो पंचअमृत टारगेट मैं बता रहा था आपको, उसमें 2 टारगेट मैंने पहले बताया, ये 3rd टारगेट था। ये क्या है, दैट इज बाय 2070 इंडिया कह रहा है कि जो हमारा नेट
एमिशन होगा। नेट जीरो का मतलब कि लेट्स सपोज कि हम लोग 100 बिलियन टन्स जो है, 100 बिलियन टन्स पूरी की पूरी इकॉनमी में जो भी फंक्शन है उसको करने के लिए 100 बिलियन टन्स जो है CO2 एमिट होता है। ओके, नेट जीरो का ये मतलब होता है कि हम लोग कुछ इतना अफॉरेस्टेशन करें या फिर कम, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें ताकि 100 बिलियन CO2 जो हम लोग सिक्वेस्टर भी कर पा रहे हो, ओके, एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हो। अगर एमिट हो रहा है तो हम लोग इतने को ही जो है एब्जॉर्ब भी कर पाए। तो नेट क्या आएगा, 100 माइनस 100 जीरो आएगा। तो नेट जीरो का एमिशन का टारगेट हमारा पंचअमृत टारगेट जो मैंने बताया ग्लासगो समिट में साइन हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने बोला कि जो पंचामृत में जो ये टारगेट है नेट जीरो का, नेट जीरो CO2 एमिशन का, वो कब तक हम इंडिया कर पाएगा, 2070 तक इंडिया ने खुद के लिए टारगेट लिया है कि यस वी विल गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। ओके, इसके बारे में बात हुई। थर्ड चीज हम लोग देखते हैं। ओके, और किस चीज में बात हुई? तो हम लोगों का पहला क्या था कि सोलर, ओके, सोलर पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे काफ़ी बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी है ये। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन जो है अगर आप उससे आप उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हो, ओके, तो उससे जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकलता है, बस H2O की तरह निकलता है, स्टीम निकलता है। ओके, दैट इज़ नॉन हार्मफुल। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ओके, थर्ड चीज़ क्या है, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन। ठीक है, मैंने सेमीकंडक्टर में भी अभी एग्जांपल लिया था चाइना की कि ये काफ़ी अनरिलायबल है। ओके, एंड ये चीज़ें सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंस्टीट्यूशनल टाइप्स एंड सारी चीज़ें। ओके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हम लोग देख लेते हैं क्या है कि दोनों ने एम्फेसिस किया है कि ट्रेड बैलेंस्ड हो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी कंट्री से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा हो, लाइक मलेशिया, लेट्स सपोज कि इंडिया मलेशिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है बट मलेशिया का जो है इंडिया में उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पा रहा, वैसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस ट्रेड हो, डाइवर्सिफाइड ट्रेड हो, जो मैं बता रहा था। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात की गई है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स, डिजिटल इकॉनमी, लोकल करेंसी सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। लोकल करेंसी सेटलमेंट की भी बात की गई है। क्या होता है लोकल करेंसी सेटलमेंट? दैट इज कि इंडिया की जो करेंसी है ना, इंडिया की करेंसी एंड जो मलेशिया की करेंसी है, ओके, जो मलेशिया की करेंसी है MYR कहते हैं इसको, मलेशियन, आई डोंट नो पूरा का पूरा क्या है। ओके, तो ये दोनों करेंसी आपस में डील करेंगे। तो लेट्स सपोज कि एक गुड है, लेट्स सपोज कि बैट है, ठीक है, ओके, बैट है और वो इंडिया से जो पाम ऑयल का एग्जांपल लेते हैं जो सबसे ज़्यादा दोनों के बीच में ट्रेड होता है। ओके, पाम ऑयल ट्रेड होता है। तो ऐसा है कि अभी मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ऐसे होता है कि इंडिया को लेट्स सपोज कि पाम ऑयल खरीदना है, मलेशिया यहाँ से पाम ऑयल भेज रहा है। ओके, तो क्या किया जाएगा, मलेशिया इंडिया को पाम ऑयल देगा, इंडिया जो है अपने रूपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगा, रूपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करेगा एंड देन डॉलर मलेशिया को देगा। फिर मलेशिया क्या करेगा, ये डॉलर को लेगा, फिर वो डॉलर इंडिया से लेगा एंड देन उसको MYR अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेगा। सो प्रॉब्लम क्या है कि डॉलर के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है। अगर यूएस ने कल को डॉलर के लिए कुछ ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, या डॉलर का खुद का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए एक आप टर्म स्ट्रैटेजिक स्कॉलर्स के इसमें सुनते होगे, कॉन्टेक्स्ट में सुनते होगे, इसे हम लोग डी डॉलराइजेशन कहते हैं। तो दी वर्ल्ड वांट्स कि डी डॉलराइजेशन का मतलब कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। ओके, इस तरीके का। तो ये जो इस बार जो समिट है ना दोनों का जो हुआ है, उसमें इसके भी बारे में बात की कि लोकल करेंसी में सेटलमेंट बात करेंगे कि अगर इंडिया और मलेशिया आपस में ट्रेड कर रहा है तो डॉलर की जरूरत ही नहीं है। ओके, मलेशिया जो है वो MYR, इंडिया अगर कुछ खरीदता है, ओके, तो पाम ऑयल अगर इंडिया खरीदता है तो इंडिया जो पैसा देगा वो रुपी में देगा, ठीक है, एंड मलेशिया जब कुछ खरीदेगा तो क्या करेगा, जो रुपीज इसके पास पाम ऑयल के थ्रू आया था उस रुपी को वो इंडिया को वापस कर देगा। ओके, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके लिए जो है कोऑपरेशन की बात की गई है। ओके, अक्रॉस ट्रेड, रेजिलियंट सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ठीक है। और किस पे बात की गई है? फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बात की गई है। क्यों? बिकॉज जो लेट्स सपोज पाम ऑयल है जिसका सबसे मेजर एग्जाम्पल है। ओके, पाम ऑयल जो है ये कहाँ का ट्री है? तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। मलेशिया आपको ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस होता है। इंडिया में जो टोटल पाम ऑयल चाहिए ना, जो इंडिया का टोटल पाम ऑयल है उसमें से ऑलमोस्ट 90 to 95% जो पाम ऑयल का हमारा रिक्वायरमेंट है इंडिया का, वी इम्पोर्ट 90 to 95%, ओनली 4 to 5% हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये आपको थोड़ा सा जो है तेलंगाना ये सब में देखने को मिलता है। ओके, जो प्रोड्यूस होता है, बट इतना यूज जो है हम लोग
बाहर से मंगाते हैं। जो बाहर से हम लोग मंगाते हैं उसका एक मेजर अमाउंट ऑलमोस्ट 50% जो है कहाँ से आता है, इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया से आता है। ऑलमोस्ट 40% कहाँ से आता है, मलेशिया से आता है। तो आप सोचो कि 90% का 40%, ठीक है, जो टोटल है, जो हमारा टोटल जो हम लोग मंगवा रहे हैं, ओके, तो उसका 40% टोटल जो इंपोर्ट आ रहा है उसका 40% जो कहाँ से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है। काफ़ी डिपेंडेंस है पाम ऑयल का इंडिया का मलेशिया के ऊपर, ओके। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था इंडिया और मलेशिया के बीच में, तो इसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि पाम ऑयल का जो है एक सप्लाई चेन रेजिलियंस एक तरीके से बना करके रखना है। पाम ऑयल मलेशिया जो है कंटिन्यूसली इंडिया को सपोर्ट करते रहे, इंडिया को जो है भेजता रहे, ओके। इस बारे में भी बात हुआ है, ओके ओके। तो इस पे बात हुई। कोऑपरेशन दी ऑयल पाम वैल्यू चेन मैंने बताया, डाउन स्ट्रीम एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, नॉट जस्ट पाम ऑयल से और भी चीज़ें बनती है। पाम ऑयल केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के भी ऊपर बात हुई है। सपोर्ट फॉर CDRI बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट है, ओके। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सी कंट्रीज लाइक मलेशिया और इंडिया भी, ठीक है। अब आप मलेशिया को देखोगे तो वो जो है सी के बहुत नज़दीक है, ओके। पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, तो इन कंट्रीज के डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंडोनेशिया को भी देखो, वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, कहीं और शिफ्ट कर रहा है, बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर रहा है, ओके, बोर्नियो के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज सी लेवल राइज हो रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अभी से 10 साल 20 साल 50 साल के बाद जो है ये थोड़ा जो आइलैंड कंट्रीज हैं इनके डूबने का चांसेस है। सिमिलरली आप इंडिया को भी देखोगे, इसको भी बहुत ज़्यादा जो है डिजास्टर हिट करता है। तो इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया जाए जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो, जो डिजास्टर से बचा सके। सो इट इज what kind of approach? It is a mitigation approach. It is a proactive approach rather than reactive approach. Okay, ये चीजें हैं, ओके ओके। और किस चीज के बारे में बात हुई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, रीजनल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। मलेशिया इंडिया के UNSC परमानेंट सीट को जो है वो सपोर्ट करता है। कि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि अभी जो UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट 5 हैं, ओके, इनके पास क्या है, वीटो है। काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं। अगर इस 5 कंट्रीज़ में से कोई भी चाह ले कि कोई बिल पास नहीं होगा तो वो नहीं पास होता है। कौन कौन है P5 में, US है, UK है, फ्रांस है, ओके, रशिया है एंड चाइना है, ठीक है। इंडिया भी इस P5 में एक सीट चाहता है। वाई, बिकॉज वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। हमारा पॉपुलेशन में जो है सेकेंड और फर्स्ट जो भी रैंक है, अभी तक तो सेकेंड है, बट ठीक है, फर्स्ट हो चुका है, डिफैक्टो हम लोग फर्स्ट ही हैं, ओके। तो और प्लस हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी, हमारा डिफेंस बहुत अच्छा है, तो हम लोग भी ये सीट मांग रहे हैं, ओके। कौन ये प्रपोज कर रहा है UNSC में परमानेंट सीट के लिए? एक क्लब है, उसको G4 कहते हैं। मैंने ये बहुत इन डिटेल कवर किया है प्रीवियस DNA में, मैंने इसको बहुत प्रीवियस DNA में कवर किया था इन डिटेल, ओके। तो इस UNSC के परमानेंट सीट को, इंडिया के परमानेंट सीट के मांग को जो है कौन सपोर्ट करता है, मलेशिया सपोर्ट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, ओके। उसके बाद दोनों किस चीज़ को, आसियान सेंट्रलिटी की बात करते हैं, ठीक है। आसियान एक ग्रुपिंग है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन की का ग्रुप है। कभी न्यूज़ में आएगा तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे, ओके। तो इसमें जो विजन है कि इंडो पैसिफिक को लेकर के जो विजन है वो दोनों का सेम है, सिनर्जी है, ओके। और क्या है, रीअफर्मेशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ओके। कि सी जो है ना, लेट्स सपोज कि ये कंट्री है ना, अपनी जो कंट्री है, एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पे बॉर्डर लगता है, ओके। तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो सीज है ना वो ओपन सीज है, ओके। ये क्या है, वो ओपन सीज है, ओके। तो ओपन सीज किसी का भी जुरिस्डिक्शन नहीं है डायरेक्टली, ओके। 12 नॉटिकल माइल्स तक बस किसी भी कंट्री का जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाहर जो भी लॉज होंगे ना वो कौन बनाता है, UN क्लॉज बनाता है, अनक्लॉज बनाता है, ओके। यूनाइटेड नेशन ऑन दी कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर द लॉज ऑफ द सी, ओके। तो इस पे भी दोनों का सिनर्जी है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड सिग्निफिकेंस, मलेशिया इज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान। आसियान में जितनी कंट्रीज है उसमें मलेशिया जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, विच इज़ ह्यूज। आपने देखा भी कि कैसे हम लोग, हमारा भी डिपेंडेंस है वो ऑयल पाम के लिए, पाम ऑयल के लिए, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीपल टू पीपल टाइज, ओके। अब देखो कि मलेशिया रिकॉर्ड्स द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं हम लोग, आई गेस 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, बिकॉज जो गांधी जी हैं उनको हम लोग
जो है सबसे बड़े प्रवासी मानते हैं, बिकॉज वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे इसी डेट पे, 9 जनवरी के डेट पे आए थे। तो इस डेट को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, किस नाम से? प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो मलेशिया रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, वहाँ भी ऑर्गेनाइज किया गया था इस इवेंट को। जनरली जो इंडिया की एम्बेसी होगी मलेशिया में, वो इवेंट इस तरीके के ऑर्गेनाइज करती है। इंपॉर्टेंट ये है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो लोग जो अभी इंडिया के सिटीजन नहीं हैं बट उनके रूट्स इंडिया से हैं। ठीक है, अर्लियर यूज टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक काफ़ी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पीआईओ, बिकॉज ये इंडिया के एक तरीके से एम्बेसडर्स होते हैं। ओके, इनफॉर्मल एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है, ये इंडिया की चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। ओके, तो host approximately 2.75 million person of Indian origin, second largest globally after the US, very important। ओके, साथ में इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको मिलते हैं। थर्ड लार्जेस्ट जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे? मलेशिया में मिलेंगे। कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर की बात वही जैसे मैंने बताया कि वेदर पीआईओ रह रहे हो वहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर जो डायस्पोरा और भी हैं इंडिया का, जो भी सिटीजन है एनआरआई जो रह रहे होंगे वहाँ पे, वो लोग भी। ओके, तो ये लोग जो है इंडिया के क्या है, एक इनफॉर्मल एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं। दे प्रमोट द कल्चर ऑफ इंडिया। कल्चर से क्या होता है? इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बढ़ता है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बढ़ता है। ओके ओके, तो ये चीज़ है। एंड आप देखो कि कितना अच्छा चीज़ है कि इट shows a strong cultural footprint with nearly 20,000 Hindu temples and gurdwaras and the presence of many Indian languages. On the other hand, आप देखो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दी माइनॉरिटी वहाँ पे हिंदू, उनके टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, हिंदूज आर बिंग लिंच्ड। ठीक है, तो ये कितना गलत फिनोमिना है इस तरीके का। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप मलेशिया में देखोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 हिंदू टेम्पल्स एंड गुरुद्वाराज आपको मिल जाएंगे। ओके, पहला टॉपिक हमारा इंडिया मलेशिया था। जो है आपको मैं इसमें बता रहा था कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने की। ठीक है, ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन में क्या क्या बात हुई? ओके, एनर्जी एंड क्लाइमेट में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के याद रखना है कि हाँ ये सारी बातें, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, रीजनल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, और फिर हम लोग इंडिया मलेशिया रिलेशन को ओवरऑल एक तरीके से देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड सिग्निफिकेंस क्या है, पीपल टू पीपल टाइज के बारे में क्या है, कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर क्या है। ओके, एंड जो और टॉपिक्स है लाइक इकोनॉमी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कॉन्टेक्स्ट से उठा लेना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इट इज अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी। ओके, एंड क्वांटम मिशन। क्वांटम टेक्नोलॉजी, ओके, क्या होता है? हम लोग पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जानते हैं, इसी के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि नेशनल क्वांटम मिशन क्या है। ओके, एंड तब समझ पाएंगे अगर नेशनल क्वांटम मिशन, फिर समझ पाएंगे। ओके, तो क्या है, क्या क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है कि जो मैकेनिक्स है, जो नॉर्मल चीज़ें फंक्शन करती हैं, ओके, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, न्यूटन की मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, थर्ड लॉ है। ठीक है, इस तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ, 3 लॉज हैं। ये जो लॉज है ना, ये किस पे काम करते हैं? जो आपको और मुझे दिख रहे हैं ना, जो डेली बेसिस पे जो दिख रहा है ना, उन चीज़ों के ऊपर वो लॉज काम कर रहा होता है। ओके, बट आप एकदम एटॉमिक लेवल पे जाओगे, अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाओगे ना, किसी चीज़ के एटम के अंदर चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लेवल पे जाओगे, यहाँ पे जो मैकेनिक्स काम कर रहा होता है दैट इज़ नॉट क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यहाँ क्या काम कर रहा होता है? यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है। ओके, इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर स्टडीज़ अभी भी चल रही हैं। ओके, तो हम लोग भी जो है थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी जो लेट्स सपोज कि आपका कंप्यूटर है, फ़ोन है और टैबलेट है या कुछ भी है, वो किस पे काम करता है? वो काम करता है 0 एंड 1 पे काम करता है। ओके, ये 0 एंड 1 पे काम करता है। जनरली आप देखोगे तो 0 एंड 1 का एक एक फंक्शन होता है। ये ऑन की तरह काम करता है, ये ऑफ की तरह काम करता है, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे पूरा का पूरा सिस्टम आज जो भी चल रहा है, वेदर सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, वो जो हम लोग आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसी का आप समझ लो कि मतलब करोड़ टाइम्स और उससे भी ज़्यादा जो है उसका पावर है, मल्टीप्लिकेशन उसका जो भी पावर है। ओके, जो फंक्शन करने का है। बट ये भी किस पे काम कर रहा है? ये भी 0 एंड 1 पे काम कर रहा है। तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, डिस्पाइट दैट कि इसको हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। हमारे लैपटॉप, टैबलेट और कैलकुलेटर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, एक ये तरीका है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 एंड 1 को हम लोग कहते हैं बिट्स। ओके
ओके, बिट्स कहते हैं। ओके, तो बिट्स पे काम करता है। जो मेरा लैपटॉप है, आपका आपका टैबलेट है, लैपटॉप है, किस पे काम करता है? बिट्स पे काम करता है। ओके, अब एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं हम लोग, जो 0 और 1 पे काम नहीं कर रहा होता है। तो जो क्लासिकल जो हमारा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है जो भी, ये जो 0 एंड 1 पे काम कर रहा होता है। तो अगर किसी चीज़ को काम करवाना है तो उस टाइम जो फंक्शन होगा ना उस चीज़ का, लेट्स सपोज आपने एक की प्रेस किया, तो या तो उस टाइम उस की का जो स्टेटस होगा वो 0 पे होगा या तो 1 पे होगा। इसके अलावा अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं क्वांटम, ओके, ये ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही स्टेट जो है एक्वायर करेगा, इधर 0 और 1, ऐसा नहीं है। क्वांटम कैसे काम करता है कि वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, और वो 0 एंड 1 एट द सेम टाइम हो सकता है। एट द सेम टाइम 0 एंड 1 दोनों स्टेट को एक साथ एक्वायर कर सकता है। कैसे होता है, क्या होता है, इट्स वो बिल्कुल मतलब डीप साइंस की बात है, ठीक है, एंड नॉट एट ऑल नीडेड कि हम लोग जाने इस चीज़ को कि 0 1 और 0 और 1 कोई चीज़ 0 और 1 दोनों का स्टेट कैसे ले सकता है एक साथ, बट ये ऐसे ही लेता है। एंड सिंस ये दोनों स्टेट एक साथ लेता है, इसलिए इसकी कंप्यूटिंग पावर एक्सेप्शनली हाई है। ओके, एक्सेप्शनली हाई, कि लेट्स सपोज कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम था, एक मैथ का कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, आप उसको सुपर कंप्यूटर को भी देते ना, अगर वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि अगर वो आप सुपर कंप्यूटर को देते तो लेट्स सपोज उसको वो 40 इयर्स लगता है उसको कैलकुलेट करने में। ओके, बट आप सुपर कंप्यूटर, अगर आप क्वांटम कंप्यूटर को ये चीज़ दोगे ना, तो शायद वो 2 से 4 सेकेंड्स में कर देगा ये काम को। दिस इज द लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर एंड द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटिंग पावर। ओके, तो ये है, ये मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया है कि ये होता है क्वांटम। ओके, तो अब क्या है कि इंडिया भी जो है चाहता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा लीप ले पाए, क्वांटम टेक में हमारा लीप बहुत बहुत आगे हम लोग ग्रो कर पाए, तो इसलिए हमारे पास एक मिशन है, उसको हम लोग नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड के साथ आगे समझते हैं। तो अभी क्या किया गया है कि अमरावती जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो यहाँ अमरावती को क्या बनाया जा रहा है? नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में जो क्वांटम टेक है ना, इसके डेवलपमेंट के लिए हब बनाया जा रहा है। क्वांटम टेक के डेवलपमेंट का हब जो है आपको अमरावती को बनाया जा रहा है, इसी बारे में बोला जा रहा है। ओके, ठीक है। एम क्या है? एम क्या है? टू सीड नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन का, ओके, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन का टू सीड, नर्चर एंड स्केल, ठीक है, बढ़ाना भी है, ठीक है, नर्चर करना है, सीड करना है, सीड मतलब बिल्कुल स्टार्ट करना। ओके, ओके, तो ये करना है साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाइल बिल्डिंग अ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, वही बात है। ओके, थोड़ा कोर कंसेप्ट जो हम लोग देख रहे थे, क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स यूजिंग क्यूबिट्स। जो नॉर्मल कंप्यूटर था वो किस में यूज करता था? बिट्स यूज करता था, 0/1 का, या तो 0 या तो 1 होगा। क्यूबिट्स क्या होता है? या तो वो 0 होगा या 1 होगा, या 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। ओके, तो ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिट्स। आपको ये बस याद रखना है कि बस वो एग्जाम में पूछेगा कि क्यूबिट्स इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको कहना है कि इट इज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है, की कंसेप्ट है। मैंने सोचा कि एक और चीज आपको मैं बता दूं इसमें कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल पे काम करता है सुपरपोजिशन, जो मैंने बताया कि 0 1 एंड 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली वो स्टेट ले सकता है, इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। इंटेंगलमेंट क्या होता है कि माना जाता है कि एक पार्टिकल है यहाँ, ओके, दिस इज इन इंडिया, लेट्स सपोज, ओके, अर्थ पे है, और एक पार्टिकल है जो इंडिया से 2000 गैलेक्सी फार, लेट्स सपोज 2000 गैलेक्सी फार भी होगा ना, और अगर ये जो पार्टिकल है ये इसी का टूटा हुआ टुकड़ा है, मैं आपको बहुत ही मतलब लेमन तरीके से समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली चीज़ें ये नहीं है। लेट्स सपोज कि ये इसी का पार्टिकल है, ओके, माना जाता है कि जितने पार्टिकल्स हैं उसका एक एंटी पार्टिकल भी होगा कहीं ना कहीं पूरे पूरे वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड, पूरी की पूरी गैलेक्सी में। ओके, पूरी की पूरी गैलेक्सी की बात की जा रही है, मतलब पूरी की पूरी यूनिवर्स की बात करिए, नॉट इवन गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी से भी फार जाओगे तो हो सकता है कि इसका जो एक काउंटर पार्ट है ना वो कहीं और होगा, किसी और गैलेक्सी में, किसी और प्लैनेट में, किसी और यूनिवर्स में, कहीं और यूनिवर्स में हो सकता है। ओके, तो एक प्रिंसिपल है एंटेंगलमेंट का, इट सेज कि अगर इस पार्टिकल में आप कुछ भी चेंज करोगे तो साइमल्टेनियसली चेंज इसमें भी हो जाएगा, डिस्पाइट कि ये डिस्टेंस कितना भी दूर हो। इसको हम लोग एंटेंगलमेंट कहते हैं। ओके, एंड डीकोहेरेंस कि अगर इसका स्टेट प्लस था इस वाले का और इसका स्टेट माइनस था, लेट्स सपोज कि आपने इसको माइनस कर दिया अर्थ वाले में जो आपके पास मटेरियल था समहाउ, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, या फिर जो इसका स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाता है। ओके, एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज होएगा, इसको हम लोग डीकोहेरेंस कहते हैं।
ओके आपको बस याद रखना है 3 चीज। सी दिस इज अ वेरी टफ टेक्नोलॉजी, हमें भी नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, वर्ल्ड के सबसे बड़े रिसर्चर्स को भी नहीं पता, दे आर ऑल्सो रिसर्चिंग ओवर इट। ओके सो आपको बस याद रखना है कि क्यूबिट्स होता है कुछ, आपको याद रखना है कि 3 प्रिंसिपल होते हैं बस, 3 कंसेप्ट है जिसके ऊपर काम करता है, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट एंड डीकोहेरेंस, दैट्स इट। नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसका आउटले कितना है, 6000 करोड़ का है, पीरियड 2023-24 टू ये जो है मतलब 7-8 साल के आसपास का जो है आपको ये मिशन है। कितने का, 6000 करोड़ का। ओके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। ओके कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। ओके इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विथ, ठीक है इतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है कि अभी मैं और आप लेट्स सपोज की जो बात कर रहे हैं वो कैसे होता है, लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप कॉल करते हो। ओके व्हाट्सएप कॉल करते हो तो ये क्या होता है, इनक्रिप्ट किया जाता है, इनक्रिप्टेड कॉल लिखा हुआ होता है। इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है कि नॉर्मल ही चीज़ों को एक अलग लैंग्वेज में कुछ कोड बना दिया जाएगा, तो आपने बोला हेलो, हेलो का एक ऐसा कोड बना दिया जाएगा जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, AB2Z 3C DZ के बीच में अगर कोई इसको इंटरसेप्ट करेगा ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसने हेलो बोला या क्या बोला। फिर जो इंसान रिसीव करेगा ओके तो इसके पास जब पहुंचेगा तो वो फिर कन्वर्ट होकर के इसके पास हेलो पहुंचेगा। इस तरीके से इंक्रिप्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी काम करती है। हाउएवर क्वांटम कम्युनिकेशन जो है इनका क्वांटम इंक्रिप्शन होता है। ओके ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर मैंने बताया ना जो एक फेनोमेना होता है उसका डीकोहेरेंस का, एक जो उसकी प्रॉपर्टी होती है डीकोहेरेंस की, ओके फिर भी इनक्रिप्टेड कॉल जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेस हो भी सकता है, बट क्वांटम टेक्नोलॉजी डीकोहेरेंस पे काम करती है कि दी मोमेंट आप उसके इंफॉर्मेशन को कुछ भी चेंज करोगे, मैंने बताया था ना वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके तो इसे डीकोहेरेंस के कारण जो है वो मतलब नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है, नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है। तो इंडिया इसको अगर कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाता है क्वांटम कम्युनिकेशन को तो किस में यूज़ करेगा कि लेट्स सपोज डिफेंस के लिए बात करेगा। ओके कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो इंडियन नेवी के चीफ से किसी वॉर के टाइम में कुछ बात कर रहे हैं तो कोई भी कंट्री उसको इंटरसेप्ट ना कर पाए, तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होंगे। ओके तो इस तरीके की चीज़ें। ओके ओके एडवांस सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी सी जो जियोफिजिकल फिनोमिना है ना, लेट्स सपोज क्लाइमेटोलॉजी का कोई फिनोमिना है, लेट्स सपोज कि साइक्लोन है, ओके मॉनसून है, मॉनसून कितना भी आईएमडी जो बॉडी है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कितना भी प्रेडिक्ट करती है फिर भी फेल हो जाती है कहीं ना कहीं, 100% सिक्योर सही से नहीं बता पाती है कि कब होगा, बिकॉज जो अर्थ है उसमें इतना कॉम्प्लेक्स है सारा फिनोमेना कि किसी भी चीज़ को बताना बहुत मुश्किल है नॉर्मल कंप्यूटर्स के साथ। नॉर्मल कंप्यूटर सारे के सारे प्रोबेबिलिटी को एक साथ रन नहीं कर सकता, ये काफ़ी टफ प्रॉब्लम है नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए। अगर हमारे पास सुपर कंप्यूटर आ गया तो वो 1 करोड़ कॉम्बिनेशन है ना कि वेदर कैसे चेंज हो सकता है, वो सबको एक साथ ला करके और वो डिसाइड करेगा कि हाँ मॉनसून कब आएगा कितना होगा, सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर लेगा। देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, किसमें, मेट्रोलॉजी में। ओके और क्या, नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स बनाने में, ओके जो मटेरियल्स हैं उसको बनाने में। ओके यही है मैंने बताया कंप्यूटिंग में, उसके अलावा मेट्रोलॉजी में, उसके अलावा मैंने कम्युनिकेशन समझाया, उसके अलावा मटेरियल्स एंड डिवाइसेस बनाने में। ओके किसी भी तरीके का मटेरियल बनाने में। ओके लेट्स सपोज कि हमें एक मटेरियल चाहिए जिसमें प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की भी हो और लिथियम की भी हो, ठीक है। अब इस तरीके की प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा इसको समझने में। ओके ये कौन कर सकता है, ये जो है क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। ओके सो दिस इज इट। ओके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि सिक्योरिटी इंपेरेटिव जैसे मैं बता रहा था डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनहैकेबल क्वांटम इंक्रिप्शन जो मैं समझा रहा था। ओके उसके अलावा क्या, ग्लोबल स्टैंडिंग, सोचो कि ये इतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कि पूरे वर्ल्ड के पास है नहीं, और अगर इंडिया इसको पजेस करता है तो आप सोचो कि इंडिया का स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पे कितना ज़्यादा होगा। इंडिया बोलेगा कि यस इंडिया अभी जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वो जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर है। ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं दैट इज जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, उसका इंडिया जो प्रोजेक्ट करता है कहता है कि इंडिया इज द लीडर। ओके कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हो तो हम लोग इन चीज़ों को जो हमारा स्टैंडिंग होगा ग्लोबल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके ठीक है ठीक है। सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया हर सेक्टर्स में यूज़ होगा, इकोनॉमी में, हेल्थ केयर में, जियोग्राफिकल फिनोमिना में, सारी की सारी चीज़ों में।
ओके, थर्ड हम लोग टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, अग्नि 3 के बारे में। छोटा टॉपिक है। अग्नि 3 लॉन्च किया गया और जो है अभी सारा का सारा इसका टेस्ट किया गया कि जो जो चीज़ टेस्ट किया जाना था क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा अग्नि 3 का, तो देखा गया कि येस एवरीथिंग इज़ वर्किंग फिट एंड फाइन, सब सही चल रहा है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, अग्नि 3 के बारे में। ओके, अग्नि 3 को पढ़ने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। एक्चुअल में ये क्या है, तो एक मिसाइल है। अग्नि 3 क्या है, मिसाइल है। कैसा मिसाइल है, तो ये ना सरफेस से, लैंड से कहीं से फायर होगा और किसी लैंड के ऊपर जाकर के गिरेगा। ओके, और ये इस तरीके का जो पाथ एक्वायर करता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं ये है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ना इस तरीके का पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ जो है इस तरीके का जो है, इसको पैराबोला कहते हैं। जो शेप है ना ये पैराबोला होता है। ओके, तो पैराबोलिक पाथ को जो है एक्वायर कर रहा होता है। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल की एक कैटेगरी में कौन सी मिसाइल्स आती हैं? अग्नि मिसाइल्स आती हैं। अग्नि मिसाइल्स आती है। अग्नि मिसाइल को हम लोगों ने रेंज के बेसिस पे और अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको बांट दिया है। इसको हम लोग अग्नि 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 एंड 6, इसके अलावा अग्नि प्राइम भी एक है। ओके, हम लोग सबके बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल की एक कैटेगरी है अग्नि, अग्नि मिसाइल्स। अग्नि मिसाइल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन रेंज एंड अदर प्रॉपर्टीज। उसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब कह रहे हैं, अग्नि प्राइम कह रहे हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अग्नि 3 के बारे में। ओके, अग्नि 3 क्या है? अग्नि 3 क्या है? अग्नि 3 वही मिसाइल मैंने बताया, बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, एक और चीज़ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कि मैंने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस है, तो इसका बात क्या है कि ऐसे जाएगा वो। ओके, ये एटमॉस्फेयर हमारा ना लेट्स सपोज 12 किलोमीटर के आसपास तक होता है, इक्वेटर के आसपास, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप समझो 12 किलोमीटर के आसपास का है। ओके, ये एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है, एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है। ओके, एंड देन वापस, एंड यहाँ तक का जो फेज होता है इसमें से पावर चाहिए होता है। ये जो पावर है इसको कहाँ से मिलेगा? ये जो है बूस्टर से मिलता है। मिसाइल में जो बूस्टर है, ओके, उससे मिलेगा। यहाँ तक इसका पावर मोड ऑन रहता है एंड देन इसके बाद ये ग्रेविटी की मदद से यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। ये जो डिस्टेंस है ना इसे हम लोग रेंज कहते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ओके, एंड हाइट में जितना गया उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, कि ऑल्टीट्यूड कितना था। ओके, तो ये तरीका होता है। आप फिजिक्स में अगर आपने 11th 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो रेंज है ना, कि ये मेरा टारगेट साइट था। ओके, ये मेरा लॉन्च साइट है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला जाता है कि अगर मुझे यहाँ टारगेट जो है पहुंचना है तो कहाँ से लॉन्च करना पड़ेगा। ओके, और कहाँ से लॉन्च करना पड़ेगा या फिर किस पावर से लॉन्च करना पड़ेगा, किस एंगल के साथ लॉन्च करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स में ऑलरेडी। ओके, ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा मिसाइल्स और भी होती है, एक क्वासी बैलिस्टिक होता है, क्रूज मिसाइल होता है। जैसे जैसे आएगा हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग अग्नि को पढ़ रहे हैं। अग्नि 3 कौन किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ओके, कैसा मिसाइल है? इसमें मैंने बताया ना कि बूस्टर चाहिए होता है ऊपर पहुंचाने, अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर आप जा रहे हो तो बूस्टर तो चाहिए होगा। ओके, तो बूस्टर कैसा है? 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसका जो फ्यूल है वो कैसा है? सॉलिड है। मतलब ऐसा इसका जो मिसाइल होगा ना उसका जो ये होगा, इसके अंदर कुछ सॉलिड फ्यूल्स होंगे और ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर भी तो चाहिए ना, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। रेंज जो मैंने बताया इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसको कहते हैं रेंज। रेंज कितना है? मोर देन 3000 किलोमीटर्स का रेंज है। ओके, इंपॉर्टेंट है। वॉरहेड कैसा? कन्वेंशनल भी वॉरहेड रह सकता है और न्यूक्लियर मटेरियल भी लेके कैरी कर सकता है। ओके, सॉरी। ओके, अग्नि मिसाइल का मैंने बताया कि अग्नि मिसाइल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अग्नि प्राइम में। उसका हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टार्ट कब हुआ था अग्नि मिसाइल सीरीज का? 1980s में, ठीक है। जो हमारे लेट प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, एक प्रोजेक्ट इनके अंडर में चलता था, उसे हम लोग इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते थे। ओके, इसके ही अंदर जो है अग्नि और अलग मिसाइल्स बनी है। ओके, इनका जो है इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, 1980s में चालू किया गया अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू फॉर्म द इंडियाज क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस। ओके, क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस क्या? आप न्यूक्लियर के टॉपिक में पढ़ोगे उस चीज़ को, कि 2-3 टर्म होता है कि इंडिया यूज़ करता है कि वी आर यूजिंग क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस।
कि ठीक है हम लोग जो है न्यूक्लियर, कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, बट इतना रखेंगे जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी बनी रहे, जिससे अगर हमारे पास वॉर हुआ, हमारे ऊपर वॉर हुआ, तो हम लोग इतना क्रेडिबिलिटी है कि इतना है हमारे पास कि वो हम लोग जीत सकें। ओके, इसके अलावा भी और भी टर्म्स होता है, आप न्यूक्लियर में पढ़ोगे उसको। ओके, तो ये 1980s इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में चालू हुआ था। एवोल्यूशन मैंने बताया, सबसे पहले अग्नि 1 आया था, उसका रेंज ओनली 700 to 1250 था। ओके, फिर अग्नि 2 आता है 2000 to 2500। 3 है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 3000 to 3500 का रेंज है। ठीक है, सारा का सारा कैसा है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। मोबाइल मिसाइल्स इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। मोबाइल मिसाइल मतलब किसी चीज़ से लॉन्च किया जा सकता है, लेट्स सपोज ट्रक के ऊपर भी माउंट किया जाए और ट्रक अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ भी ये फायर किया जा सकता है। ओके ओके, अग्नि 3 तक देखा हम लोग। अग्नि 4 का रेंज देखो आप, 3000 to 4000 का रेंज है। एंड ये सब क्या है ना, ये सारे के सारे वो हैं जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के भी स्टेज में है, साथ में डेवलपमेंट के स्टेज में है साथ में। ओके, बना हुआ है बट ट्रायल्स किया जाता रहता है, मल्टीपल ट्रायल्स किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी को समझ पाया जा सके कि हाँ ये ऐसा तो नहीं कि एक ही बार काम किया नेक्स्ट टाइम से काम नहीं कर रहा, वैसा नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये है अग्नि 4 है, टेस्टेड इन 2014, आगे भी टेस्ट होता रहेगा। अग्नि 5 ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट के, मतलब एशिया से इंडिया ने फायर किया, लेट्स सपोज एशिया से इंडिया ने फायर किया, और क्या ये लेट्स सपोज कि यूरोप पहुंच पा रहा है क्या? ओके, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, तो अग्नि 5 जो है ना वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 ये भी डेवलपमेंट के ही स्टेज में, 8000 to 10,000, मतलब यूज रेंज की, कहीं भी इंडिया किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर्स में फाइट करे वो हो जाएगा। ओके, एंड उसके अलावा एक अग्नि प्राइम है। एक्चुअली अग्नि 1 जो है वो 1000 किलोमीटर तक था रफली, अग्नि 1। ओके, और अग्नि 2 जो है ना वो रफली 2000 किलोमीटर से चालू होता था। तो इंडिया को यहाँ एक वैक्यूम दिख रहा था। ओके, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए ना हम लोगों ने 1000 to 2000 किलोमीटर के रेंज का एक लाया, उसको हम लोग अग्नि प्राइम बोलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंड कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। थैंक यू।